हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यह सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड ईपीएफओ एग्जामिनेशन दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज बांट दिया है और पिछले 25 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सबको डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो यह सीरीज आपके तैयारी के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, स्पेशली जो प्रीलिम्स आने वाला है उसमें यह को काफ़ी मदद करेगा। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी से यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने सवाल पूछे गए हैं। आपके सामने यह बार चार्ट है, आप देख सकते हैं कि 22 सवाल तक भी पूछा गया है प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी से, और कम से कम 5 सवाल भी पूछा गया है। पिछले साल भी 13 सवाल पूछे गए थे। मतलब साफ है, आपके पेपर का 20% हिस्सा यहां से हो सकता है, कम से कम 10% हिस्सा यहां से होगा ही होगा। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन पॉलिटी को अच्छे से समझना। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर से लिंकेज काफी ज्यादा होता है, उस मायने में भी यह काफी इंपॉर्टेंट है। और इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट्स में भी इसके इंपॉर्टेंस काफी है। समटाइम्स इकोनॉमी पॉलिटी पर डिपेंड करता है, उस रेफरेंस में भी इंडियन पॉलिटी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इंडियन पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसके क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसके कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पिछले 25 सालों में पॉलिटी से प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन को हमने 3 भागों में बांट दिया है: कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी। फिर इसको हमने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 सवाल पूछे गए हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 6 सवाल पूछे गए हैं, इसी तरह प्रीलिमिनल से 4 पूछे गए हैं, फंडामेंटल राइट से 21 पूछे गए हैं। इसी तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप देख सकते हैं जुडिशियरी से 19 सवाल तक पूछे गए हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको समझ में आ जाएगा यहां किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। और साथ ही पंचायती राज से आप देखिए तो लोकल गवर्नमेंट से 15 सवाल पूछे गए हैं पिछले 25 सालों में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां लिस्टेड हैं, आपको इन पे फोकस करना है जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट, इससे 37 सवाल पूछे गए हैं, मतलब हर साल कम से कम 1 से 2 सवाल जरूर पूछा गया है इस पे। तो आप पार्लियामेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किन चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। ये 2012 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। इसका मतलब यह है कि सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस स्कीम के द्वारा आया था, वो कब सबसे पहले प्रपोज किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहो तो पॉज करके भी अटेम्प्ट करो, और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को थोड़े डिटेल से समझते हैं। इसने यह प्रोवाइड किया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश किया जाए जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट एक यूनिट की तरह होंगे। साथ ही साथ इसने सेंटर और यूनिट के बीच पावर को डिवाइड किया और 3 तरह का लिस्ट क्रिएट किया। फेडरल लिस्ट जिसमें कि 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट इसमें 54 आइटम्स थे, कंकरेंट लिस्ट इसमें 36 आइटम थे। आज भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच इसी आधार पे है, 3 तरह का लिस्ट है। इसी को आधार बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था इस 3 तरह के लिस्ट को। वायसराय को रेसिड्यूरी पावर दी गई, बट ये जो फेडरेशन था ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया बिकॉज प्रिंसली स्टेट ने कभी इसे ज्वाइन नहीं किया। इसने डायरकी को एबॉलिश किया प्रोविंसेस से और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की। साथ ही साथ इसने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस की भी बात की, मतलब कि जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसे आप ध्यान रखें। इसने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उस प्रिंसिपल को भी एक्सटेंड किया डिप्रेस्ड क्लास के लिए और वुमेन और लेबरर्स के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड, इन सबको आप ध्यान रखें। इस एक्ट ने 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। ये जो 6 प्रोविंसेस थे, बंगाल,
बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। जो इसके अपर हाउस थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और जो लोअर हाउस थे वो लेजिस्लेटिव असेंबली थे। इसने यह प्रोवाइड किया कि 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल जाए, मतलब कि फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया। साथ ही साथ इसने फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए प्रोविजन किया और 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया भी गया। इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी प्रोविजन लाया। साथ ही साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि यूनियन के लिए होता था और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको भी बनाने की प्रोविजन की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा चीजें इस एक्ट से ली गई हैं, तो आप इसे ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यूपीएससी टाइम टू टाइम ऐसे सवाल पूछते रहती है कि कौन से प्रोविजन 1935 में एक्ट में थे, नहीं थे। तो सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखें कि आपके सवाल गलत ना हो। अभी जो हमने पढ़ा उस पर आप एक और सवाल अटेम्प्ट कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935? ये 2000 में सवाल पूछा गया था। मतलब यह है कि इनमें से कौन सा फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नहीं था। ऑप्शन ए है डायरेक्टली एट सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंसेस, ए बाइकैमरियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड ऑल इंडिया फेडरेशन। तो इसे आप अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट में भी आप आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर है ए, डायरेक्टली एट सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंसेस। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि इसने डायरेक्टली हटाने की बात की थी प्रोविंसेस से, और ये सारे प्रोविजन थे, सारे फीचर्स थे इस एक्ट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टली रेफर्स टू। ये 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, इट मींस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स having two sets of rule, one in London and another in Delhi, division of subjects delegated to provinces into two categories। तो आपको अटेम्प्ट करना है यह क्वेश्चन। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आंसर है डी। डायरेक्टी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, मतलब कि डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। इसे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। यह एक 1921 में फोर्स में आया। इसे हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। जो ये मोंटेगू थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसे कहते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को। साथ ही साथ इसने सेंटर और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को डिमार्केट किया और उनके पावर को भी थोड़ा सेपरेट किया। फर्दर इसने एक और काम किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको दो भागों में बांटा, ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे गवर्नर के द्वारा, और जो भी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, और यह लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो इसे आप ध्यान रखें, इसी को हम डायरेक्टी कहते हैं, और क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अपने सवाल रिपीट करती है, आगे भी ऐसे सवाल पूछ सकती है, तो इसे आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थोड़े और डिटेल को देखते हैं। इसने पहली बार बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन को भारत में इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें 6 लोग होते थे, इसमें से 3 भारतीय का होना मस्ट किया गया। इसने कुछ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दी, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको इसने एक्सटेंड किया सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए। ऐसे सवाल भी आते हैं कि किस एक्ट के माध्यम से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया। तो उस रेफरेंस में यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। इसने एक नए पोस्ट को क्रिएट किया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। यह भी काफी इंपॉर्टेंट था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उनके कुछ फंक्शन को इस नए पोस्ट होल्डर को ट्रांसफर कर दिया गया। तो उस रेफरेंस में यह काफी इंपॉर्टेंट था। इस एक्ट ने पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग किया। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स था। इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखें, कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। ये 1995 में पूछा गया था, काफी पुराना सवाल है। इसका ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कमेंट में भी आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है ए
जवाहरलाल नेहरू। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है यह। हम इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ डिटेल को समझ लेते हैं। इसका गठन 9 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था। इसका मकसद यह था कि भारत को जो आजादी मिलेगी, इस बीच में जो टाइम है, पावर का ट्रांसफर ब्रिटिश सत्ता से भारत सरकार को कैसे किया जाए, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट मदद करेगी। उसे हेल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह सरकार 15 अगस्त 1947 तक रही, जब तक भारत आजाद हुआ। जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो इस इंटरिम गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनी और वायसराय इसे लीड कर रहे थे। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसमें वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट था ये, इसे आप ध्यान रखें। ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को और भी पोस्ट दिए गए थे। आप चाहे तो कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को और कौन कौन सा पोस्ट दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अपने सवाल रिपीट करती है, तो ये सवाल फिर से रिपीट भी हो सकता है और काफी पहले भी ये सवाल पूछा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल न्यूज में है आजकल, तो इनसे सवाल बन सकता है कि इंटरिम गवर्नमेंट में उनका क्या पोस्ट था, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। यह सवाल 2005 में पूछा गया था। इसका मतलब यह है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी था, उसके चेयरमैन कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी जेबी कृपलानी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, हमें कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्माण एक बड़ा टास्क था और इस बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग कमिटियों को दे दिया गया। इसके लिए 8 मेजर कमिटी बनाई गई और बहुत सारे माइनर कमिटी भी बनाई गई। जो मेजर कमिटीज थी, उनमें था यूनियन पावर कमिटी, इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसके भी चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे यूपीएससी सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमिटी आप सबको पता होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। स्टेट्स कमिटी, जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। स्टीयरिंग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। तो ये 8 कमिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप ध्यान रखें, इनके चेयरमैन के नाम आप ध्यान रखें। यूपीएससी सवाल रिपीट कर सकती है, इनमें से कोई भी कमेटी के नाम दे सकती है, उसके चेयरमैन के नाम पूछ सकती है, या 4 कमेटी की नाम दे सकती है, 4 नाम दे सकती है और आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकती है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट civilstep.com पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। कमेंट में आप सारे क्विज के आंसर भी दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।